क्लास स्टार्ट है भाई। सभी लोगों को, सभी मित्रों को गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग ही चल रहा है अभी, है ना। चलो बताइए, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अगर आवाज़ पहुंच रही है तो तब तक पीडीएफ हम लोग लगा लेते हैं, फिर इसके बाद में क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तब तक सभी बच्चे एक बार शेयर कर देंगे जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है सेशन को, ताकि हर कोई क्लास में जो है वो आ पाए। सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर करिए सेशन को, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी लोग सेशन को जो है शेयर कर देंगे। बता देंगे कि आवाज़ हमारी आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच रही है, फिर जो है क्लास स्टार्ट कर दी जाए। सेशन जो है आज का बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी की क्लास है, भारतीय राज्य व्यवस्था, है ना। और सभी को ये क्लास पढ़नी है क्योंकि हर किसी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जब बनते हैं तो फिर आप लोगों को दिक्कत होती है, तो इसीलिए हमने आपकी इस क्लास को स्टार्ट किया है। चलिए तो फिर क्लास को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले आप लोगों से कहेंगे कि एक बार सेशन को शेयर कर दो। चलो भाई बताओ, सब कुछ क्लियर है? गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लाते हैं और क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का सबसे पहला प्रश्न है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 1 प्रश्न आपका क्या दिया गया है, सभी लोग देखेंगे। एक बार सेशन को शेयर करके फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कौन सा अधिवेशन था जिसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? जैसा कि आप सभी को पता ही है, थंबनेल पे आप सभी ने देखा ही होगा, जो चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बताइए दोस्त, कौन सा अधिनियम था वो जिस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान दिया गया? बता दीजिए। सारे लोग एक बार बता देंगे अपना अपना आंसर, जिसका भी जो भी आए, है ना। बताइए। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो लोग फर्स्ट कर रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना कब हुई? अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना होती है 1774 में की गई। सर एलिजा एम्प्रे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। कौन बने? सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। ये क्या बने? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है भाई, मुख्य न्यायाधीश। तो सभी लोग याद रखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगले प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं, सभी लोग बताएंगे। दूसरा आपके सामने क्या दिया गया है प्रश्न, सभी लोग देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सत्य है या नहीं है, वो आपको बताना है। नंबर 1 कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। ठीक है। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो आप लोगों ने अभी पढ़ी है कि स्थापना कब की गई और मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर कौन सा सत्य है, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन सही है। आंसर सभी लोग करेंगे। देखो, अभी आपने पीछे पढ़ा था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, इसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो पहला वाला तो सही हो गया, लेकिन अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सर एलिजा एम्पे थे, और यहाँ पर आपको दिया गया है मुख्य न्यायाधीश लेमेस्टर, तो दूसरा वाला गलत हो गया। यानी आपका कौन सा विकल्प सिर्फ और सिर्फ सही होगा? केवल एक सही होगा। क्या सही होगा? केवल एक सही होगा, पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलें तो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आज का? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? बताइए, सभी लोग बताओ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की अगर नींव की बात करें
तो पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा, या जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, या प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के द्वारा, या फिर यहाँ पर ये सभी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, वो आप लोग बताएंगे। भाई गौरी चतुर्वेदी जी गुड मॉर्निंग, बताइए भाई सही आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से किसने या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो आपके जो आंसर सही रहेंगे 1813 का चार्टर एक्ट भी सही रहेगा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 भी सही रहेगा, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद ये भी सही रहेगा। इन तीनों के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो इसलिए आप लोग आंसर क्या सही करेंगे, 1, 2 और 3, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। बताइए किस अधिनियम के तहत, सभी लोग बताएंगे कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। पता है आपको, आपके सामने सारे के सारे ऑप्शन हैं। सही आंसर क्या रहेगा, 1813 का चार्टर अधिनियम जो था, इसी के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। अगर हम लोग देखें, लेकिन 1833 जो है आपका, इस चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य भी समाप्त कर दिए गए और भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे बस। ठीक है, तो 1833 के तहत सारे कार्य समाप्त कर दिए गए। ओनली वन कौन से कार्य करने को बचे, राजनैतिक कार्यों को सिर्फ अब आगे करना था और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर सही रहेगा वो क्या रहेगा, 1813 का चार्टर अधिनियम सही रहेगा। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट प्रश्न पर। सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके सामने फिर से चार्टर एक्ट की बात हो रही है, जो कथन दिए गए उन पर आपको विचार करना है। देखो, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। तो देखो, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये वाला सत्य जो है नहीं है। ऊपर वाले दोनों सत्य हैं कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त किया, ये सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार को लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, ये भी सही है। ये 2 पॉइंट आपके सही हैं और जो तीसरा वाला पॉइंट है वो गलत है, इसलिए आप पहला और दूसरा आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। बताओ। 7 नंबर प्रश्न बताओ। चार्टर एक्ट 1833-53, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 58, इंडियन काउंसिल एक्ट 61 1861। बताइए सही आंसर क्या होगा। देखो भाई, अगर आप लोग पेपर देने जाएंगे तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है और इस सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई। अगर शेयर कर देंगे तो आपके सारे दोस्त जो हैं वो भी आ जाएंगे और सभी को पता चल पाएगा कि हमको डेली के डेली 11 बजे क्लास में अब चलना है। डेली के डेली 11 बजे आपकी जीके की क्लास होगी। उसमें पॉलिटी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज आपकी पॉलिटी की क्लास है। तो सही आंसर क्या होगा बताएं ज़रा। सही आंसर आपका होगा चार्टर एक्ट 1833। क्या सही होगा? चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? वो कौन सा अधिनियम था, बताओ। गुड मॉर्निंग भाई परी जी, गुड मॉर्निंग। बताइए भाई वो कौन सा अधिनियम था जिस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो है वो प्रदान हुई? सभी लोग बताएंगे, बताओ। तो सही आंसर क्या रहेगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की थी, आप लोग याद रखेंगे। तो आंसर क्या रहेगा? 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे सभी लोग। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? आपको ये बताना है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? आज पापा की स्कूल में आए हैं सर टीचिंग के लिए। अच्छा भाई, ये बात है। चलो बताओ भाई, दूसरे क्वेश्चन का आंसर करें सभी लोग। क्या सही होगा बताओ। तो सही आंसर क्या होगा? मार्ले मिंटो सुधार। देखो, भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 था, मार्ले मिंटो सुधार, इसके द्वारा ही ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है वो की गई थी। आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। इसी के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का भी प्रावधान किया गया था, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया? तो 1909 मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत ही इसका प्रावधान भी किया गया था। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई? कौन सा वो अधिनियम था जिसके द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी? एक बार आप सभी लोग ये बता दीजिए। आंसर करिए भाई सभी लोग, जो भी आपका आंसर है। किस अधिनियम के तहत ऐसा हुआ था, बताओ सभी लोग, बताओ। बताओ भाई, आंसर करो सारे लोग। बताओ भाई, तो सही आंसर क्या रहेगा तीसरे प्रश्न का? उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। ना तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 होगा, ना ही भारत सरकार अधिनियम 1909 होगा, ना ही भारत सरकार अधिनियम 1919 होगा। देखो आपको बता दें, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, सभी लोग याद रखना। कब? 1935 के अंतर्गत की गई थी, भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक है भाई, 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में था नहीं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? अगर हम लोग संघीय न्यायालय की बात करें तो अभी देखो पिछले वाले प्रश्न में बात हो गई, जो संघीय न्यायालय है भारत में, संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937, जो कि ऑप्शन में आपका दिया गया है बी वाला। 1 अक्टूबर 1937 पूरा अगर डेट पूछा जाए एक्चुअल, तो 1 अक्टूबर 1937 को ही। ठीक है, आगे चलो। अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखेंगे। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, बताओ। बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे अपना अपना आंसर, जिसका जो भी आ जाए। बताओ भाई,
सभी लोग बता दो आंसर सही क्या रहेगा। केंद्र में द्वैध शासन की बात हो तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। इसी के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। कौन से अधिनियम ने द्वैध प्रणाली शासन को स्थापित किया। तो आंसर क्या रहेगा। अभी आप पीछे वाले 5 नंबर क्वेश्चन में देख के आए है ना। एक बार भाई सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, बता दो इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो सही आंसर क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1935, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है हमारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं की बात पूछी जा रही है। तो आप तीनों विशेषताओं को पढ़िए, फिर इसमें से बताना कौन सा सही हो जाएगा। नंबर पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ठीक है भाई, तो ये सही है। 2 है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये गलत है। 3 है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है। यानी पहला और तीसरा सही है, जो कि सी ऑप्शन में है, ठीक है। कौन सा सही है, पहला सही है और तीसरा सही है, 2 सही है। बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो सभी लोग बताओ। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न पर, बताओ। और यहाँ पर आपके सामने क्या था, दूसरे प्रश्न को एक बार अगर देखें, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तो देखो मुसलमानों की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार क्या आता है, यहाँ पर 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत नहीं आता है, आता वो भी 1919 ही है, लेकिन भारतीय परिषद अधिनियम के तहत आता है, शासन अधिनियम के तहत नहीं आता। अगर ये वाला पॉइंट सही होता तो इसके लिए क्या होता, भारतीय परिषद अधिनियम या 1919 का मार्ले मिंटो सुधार, इन दो में से कोई भी अगर एक भी पॉइंट होता तब आप ये भी सही कर लेते। लेकिन ऊपर तो फिर ये 2 गलत हो जाते, पहला और तीसरा, है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन के अनुसार पहला और तीसरा सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। किसके द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई, एक बार जरा हमको ये बताएं। प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी लोग करेंगे। क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है भाई। आगे चलें। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई, आप लोग ये बताएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, कब बनाई गई, सारे लोग बता दीजिए। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई। तो सही आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत बनाई गई, ठीक है भाई। अगला है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। बताइए, केंद्र में जब द्विसदनीय विधायिका आई तो कौन सा एक्ट आया था जिसके द्वारा आया, बताइए। देखो आपको बता दें, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा है ना, इसके तहत ही ये आया था। तो 1919 के एक्ट के तहत आप आंसर कर सकते हो, जो लोग सी कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग भाई राबिया जी, गुड मॉर्निंग। अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखेंगे, ये लो। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया। जो अंतिम निर्वाचन था ये किस वर्ष में आयोजित किया गया, एक बार आप लोग ये बताएंगे। जिस वर्ष आयोजित किया गया हो आप लोग ये बता दी।
भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? सभी लोग बता देंगे, तो सही आंसर क्या होगा? 1945 में आयोजित किया गया था। आगे चलो नेक्स्ट प्रश्न पर। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किस चीज में प्रेरित है बताइए? राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है भाई। देखो आज ये पहली क्लास हो रही है, तो अभी किसी को पता ही नहीं था कि ये क्लास स्टार्ट होगी। आज मेरा मन हुआ कि आज से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो हमने कर दिया। अब धीरे धीरे सभी को पता चल जाएगा 2-3 दिन में, है ना। धीरे धीरे सभी को पता चल जाएगा। ये क्लास 11 बजे से चलेगी आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि आप लोगों को आगे अभी एग्जाम देना है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया? बताइए भाई, सभी लोग बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया? तो सही आंसर क्या रहेगा? 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? 17। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? बताइए, किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन। 17 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए, सही क्या होगा? तो इसका भी सही होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ही। ठीक है। आगे चलो, अगला है निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। एक यहाँ पर ऐसी विशेषता है जो नहीं थी, बाद बाकी विशेषता थी। तो बताइए कौन सी विशेषता नहीं थी? देखो, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य जब शक्तियों का विभाजन हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में एक योजना पर आधारित, एक उल्लिखित योजना पर आधारित ये जो विभाजन था, है ना। और इसी अधिनियम की जो 7वीं अनुसूची में संघीय और राज्य और समवर्ती सूची में जो विषयों का विभाजन है, आपने सूची जो है समवर्ती सूची 7 पढ़ी होगी अनुसूची, जिसमें संघ का, राज्य का और समवर्ती सूची के जो विषय हैं इनके विभाजन का वर्णन है। ठीक है। और इसी के अंतर्गत या इसी के अतिरिक्त आप कह सकते हैं जो प्रांत थे, जो राज्य थे, उसमें द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था पूरे केंद्र सरकार के द्वारा, पूरे केंद्र में। ठीक है। तो इसी प्रकार से एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया था। और इसी के साथ साथ जो संघ था, जो जिस संघ का प्रावधान शामिल किया गया था, अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान, इसी संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों और वहीं के चीफ कमिश्नर प्रांतों, देशी राजस्वों से मिलकर के होना था। लेकिन बात यह थी कि जो ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी थी, फिर इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया, तो 1935 के फिर भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ के जो अपशिष्ट शक्तियां थीं, वो सारी की सारी अपशिष्ट शक्तियों को गवर्नर जनरल को दे दिया गया था, गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें थी 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत। लेकिन एक यहाँ पर ऐसी विशेषता जो इसके अंतर्गत नहीं आई, वो कौन सी नहीं आई? वो ये नहीं आई अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, ये गलत है। बाद बाकी सारी की सारी सही है, तीनों थी। अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का भी, स्वायत्तता के सूत्रपात्र का भी संकेत, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में भी लागू किया गया। जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली चल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया और पूरे केंद्र में लागू कर दिया गया। तो ये भी फिर सही है। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। 19 नंबर प्रश्न का आंसर करिए सभी लोग, कब किया गया? अब ये तो सभी को पता है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्या है देखो,
निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? किसने संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? सभी लोग बता दो। ये कई एग्जामों में पूछा गया है, यूपी, यूडीए, एलडीए, प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या होगा? देखो, भारत सरकार अधिनियम आप पढ़ रहे हैं तो हर प्रश्न में आंसर अगर भारत सरकार अधिनियम मिल जाएगा तो 99% वो सही ही होगा। इसका भी क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम ही सही होगा। अगला क्या है आपका? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? ये चीज अभी हम आपको पीछे प्रश्न में बता के आए थे। बताओ किसको दी गई? भाई लास्ट में क्या हुआ, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो स्थापित होने वाले संघ में जितनी भी अवशेष शक्तियां थीं वो सारी की सारी गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थी। तो यहाँ पर आप आंसर क्या कर सकते हो? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई, सी आंसर। अगला क्या है? निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? कौन सा ऐसा है? तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी लोग आंसर करिए, बताइए भाई। और भाई सभी को 11 बजे क्लास में उपस्थित होना है डेली के डेली, ठीक है? बताइए भाई, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा? देश के लिए लिखित संविधान, ठीक है? ये नहीं होगा। अगला क्या है सवाल, देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? कौन सा अधिनियम था जिसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? बताइए, सही आंसर क्या होगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जो संविधान सभा का विचार था ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? देखो, मई का महीना था, 1934 की सन थी। रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव दिया जिसमें ये कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। ये कहा जो संविधान का निर्माण करेगी और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का ही ये प्रथम अवसर था, है ना? तो आप आंसर क्या कर सकते हो? स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। कब किया गया प्रस्ताव, एक बार ये बता दो। देखो, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करना ये द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव है और इसको सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने 1942 द्वारा किया। किसने? क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ इसके बाद ये प्रस्ताव आया, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। कब? क्रिप्स मिशन द्वारा 1942, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तब। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? आपको ये बताना है। सही आंसर, देखो, कैबिनेट मिशन जो था ये 1946 में भारत आया और इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, है ना? तो आपको ये बताना है और आपको ये भी बता दें, इसी के तहत इन्होंने कहा मोटे तौर पर कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तापित होगी, यानी 10 लाख लोगों के ऊपर एक प्रतिनिधि। तो यहाँ पर वही आपको आंसर बताना है, 10 लाख, ठीक है? गुड मॉर्निंग भाई अभिलाषा जी। अगला है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था वो बताना। देखो, कैबिनेट मिशन जो था
ये मार्च 1946 में भारत पहुंचा और इस मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के ये थे। दूसरे थे पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। अब यहाँ पर कौन ऐसा है जो नहीं था, तो विलियम वुड जो है ये नहीं था। कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? आपको ये बताना है, बताओ जरा। जो भी उपसभापति थे बताओ। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। देखो आप लोग लेट हो गए हैं क्लास को लेने के लिए। इस क्लास को आप लोग 11 बजे आ जाया करें, ठीक है। कितने बजे आना है? 11 बजे आना है इस क्लास को लेने के लिए। ये क्लास अब डेली आपकी 11 बजे चलेगी। और इसका आंसर सही क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू होगा। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सभी लोग बता दीजिए कि क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। और सभी लोगों को 11 बजे क्लास में उपस्थित हो जाना है जीके की क्लास के लिए, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम, चाहे पेट का एग्ज़ाम हुआ, चाहे आपका यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आप किसी का भी एग्ज़ाम देने जाएंगे। और पेट का हमारे समझ में तो बहुत बच्चों का एग्ज़ाम होगा, है ना। बहुत बच्चों ने फॉर्म डाला होगा पेट में। तो आप सभी लोगों के लिए क्लास स्टार्ट इसीलिए की गई है। और जो क्लास आपकी चल रही है कंटिन्यू, वो आपकी क्लासें कंटिन्यू चलेंगी। जो 4 बजे चल रही है, जो भी 12 बजे चलती है, वो भी 12 बजे होगी। इसके बाद में जो क्लास आपकी रात के 9 बजे या जितने बजे चलती है वो क्लास होंगी। ये क्लास एडवांस में आपकी चलाई गई, एक सुबह 9 बजे और एक आपकी ये 11 बजे। ये एडवांस में क्लास हैं। तो आप अपने सभी दोस्तों को बताएं कि क्लास स्टार्ट हुई है, सभी को चलना है। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।